हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो मेरे भाई आज हमें बात करना है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइए समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। 26 नंबर तक हम करा चुके हुए हैं और आप जा करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर आप देख सकते हो। यह 5वां लेक्चर है, तो इसमें देखते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल में टी का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, पी भी बराबर क्या होता है? तो पी भी बराबर NRT होता है। क्या होता है? NRT। तो P बराबर क्या होता है? NRT डिवाइडेड बाई V, ठीक है। अच्छा, अगर हमको DW लिखना है तो DW इक्वल टू क्या होगा? P इंटू DV। DW बराबर P इंटू DV। तो DW इक्वल टू ये जो हमने P लिखा है NRT डिवाइडेड बाई V, इस वैल्यू को हम P के जगह पे NRT डिवाइडेड बाई V इंटू DV लिख दिए। और समझिए DW इक्वल टू NRT ऐसे ही रहने दिए, DV के जगह पे DV, ये वाले V को यहाँ लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए। DW बराबर NRT इंटीग्रेशन DV अपॉन V, लिमिट ले लिए हैं V1 से V2 तक, ठीक है। DW का इंटीग्रेशन W NRT और यहाँ DV अपॉन V का log V, ठीक है। लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। तो log क्या हो जाएगा मेरे भाई? W बराबर NRT log अपर लिमिट V2 टू द बेस E माइनस log V1 टू द बेस E। यहाँ भी log V टू द बेस E होगा। log A माइनस B क्या पढ़ाया गया था? log A माइनस B क्या पढ़ाया गया? तो log A माइनस log B है ना। log A माइनस B नहीं, यहाँ लिखते अपने पास जगह का थोड़ा सा अभाव है। देखिए तो आपको क्या पढ़ाया गया है? तो log A और माइनस में अगर log B लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे? log A अपॉन B, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? log A माइनस log B। तो log A अपॉन B अगर यहाँ पे टू द बेस E है तो यहाँ भी टू द बेस E हो जाएगा। तो log यहाँ V2 टू द बेस E माइनस log V2 टू द बेस E, V1 टू द बेस E। तो W बराबर क्या हो गया? NRT log A माइनस B, मीन्स A के जगह पे यहाँ V2 है, B के जगह पे V1, तो V2 बटे V1 टू द बेस E, ठीक है। अब ना एक और बात कि log x टू द बेस E क्या होता है? log x टू द बेस E क्या होता है? ln x होता है। क्या होता है? ln x। और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 0 3 log x टू द बेस 3। ln x का मतलब क्या होता है? 2 गुना 3 0 3 log x टू द बेस 3। तो यहाँ जो W है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x टू द बेस E के जगह पे ln x। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं W इक्वल टू 2 गुना 3 0 3 NRT log V2 अपॉन V1 टू द बेस 10, ठीक है। और समझिए इसके बारे में, आइसोथर्मल मतलब PV बराबर NRT और NRT यहाँ कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि P1 V1 बराबर है P2 V2 के। यहाँ से V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P2। सिंपल भाषा में बोलें तो अगर हम आइसोथर्मल वर्क डन की बात करेंगे तो 2 गुना 3 0 3 NRT log V2 अपॉन V1 टू द बेस 3 होगा, 10 होगा, 3 नहीं। अगर हम आइसोथर्मल वर्क डन को प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें, 2 गुना 3 0 3 NRT log P1 अपॉन P2 टू द बेस 10। ध्यान रहे यह बात, NRT किसके बराबर? तो P1 V1 के बराबर। तो हम इसी चीज को यहाँ भी लिख सकते कि वर्क डन आइसोथर्मल 2 गुना 3 0 3 P1 V1 log V2 अपॉन V1, या वर्क डन आइसोथर्मल
nRT log के जगह पे ln V2/V1 लिख लीजिए, या वर्क डन आइसोथर्मल nRT log के जगह पे ln P1/P2। तो यही दो वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो बोला जाता मेरे भाई कि समझ लीजिए तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन यार मेरा मानना है कि एग्ज़ाम निकलना चाहिए और एग्ज़ाम निकलने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही घंटे में आपको सारा कर्तव्य वहाँ पे करना पड़ता है। और सारा कर्तव्य करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप जो है कि समझ करके वहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। कोई एक्सपेरिमेंट का चांस नहीं मिलेगा। आपको जो करना है वो 3 घंटे के अंदर करना है। इसका एक ही विकल्प है, वह विकल्प है आपको रटना पड़ेगा। तो इसको रट लीजिए। और अगर यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। यह आपके लिए ज़रूरी है, और जितना ज़रूरी आपके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, उसी स्पीड में फिर हमारा भी आवश्यकता है कि हम वीडियो को बनाते रहें। और जब आप उधर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो इधर से हमारा मोटिवेशन बढ़ते जाएगा और इधर वीडियो कंटिन्यूअसली आते जाएगा, है ना। तो ये वाला काम नहीं भूलना है। और चलिए इसी के साथ अगला 28 नंबर, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो हर एक थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में du बराबर n इंटू सी वी इंटू डी टी हम आपको बताए थे। du बराबर n इंटू सी वी इंटू डी टी, कैसा भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक या आइसोबारिक, है ना, इन सब टाइप का भी रहे तो। फाइनली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du का वैल्यू 0 होता है और u इनिशियल बराबर u फाइनल, मीन्स u आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। और समझिए अगला बात हम आपको क्या बताने वाले हैं। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बोले dq बराबर dw प्लस में dq, ध्यान से सुनिए क्या हम बोले आपको। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dq बराबर dw प्लस में du। अभी हम आपको क्या बताएं, आइसोथर्मल प्रोसेस में du का वैल्यू 0। क्या बताएं बेटा कि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो du का वैल्यू 0। और पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम आपको क्या बोले, dq बराबर dw प्लस में du। मेरे भाई du के जगह पे अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे, dq बराबर dw, आइसोथर्मल प्रोसेस dq बराबर dw, ठीक है, dq बराबर dw, ठीक है। तो dq अगर dw के बराबर हो गया तो क्या हम dw का वैल्यू अभी पढ़े थे ना, 2×3 और क्या पढ़े, nRT log V2/V1 टू द बेस e। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि dq बराबर है dw के, और वह किसके बराबर है, 2×3 nRT log V2/V1 टू द बेस e, ठीक है। चलिए आगे बढ़। अगला 30 नंबर मेरे भाई, यह देखिए तो इसमें एक ये वॉल्यूम भी है। अब इस भी वॉल्यूम को हम क्या करें, हर एक साइड से इसको दबाना शुरू कर दें। कुछ ना कुछ इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा भी हो गया, मीन्स हम प्रेशर लगा रहे डेल्टा पी। हम यह बोलना चाह रहे भी हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, जब हम उसको दबाएंगे, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मेरे भाई, किसी चीज़ को दबाइएगा तो उसका शेप साइज बदलेगा। अच्छा, तो शेप साइज बदलने का क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम बढ़ा कि वॉल्यूम घट गया। मेरे भाई दबा रहे हैं, ऐसे दबाएंगे वॉल्यूम घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो अगर मेरा इनिशियल वॉल्यूम भी है तो हमने अगर डेल्टा वी लिखा तो डेल्टा वी का मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम की डिक्रीज इन वॉल्यूम। मेरे भाई डिक्रीज इन वॉल्यूम, दबा रहे प्रेस कर रहे, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा पी का क्या मतलब हुआ
कि जब आप किसी चीज को दबा दीजिएगा तो वो ब्लास्ट करने का संभावना रहेगा, है ना, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना जगह में जो सामान है उसके जगह को कम कर दिए, तो जो डेल्टा पी है वो प्रेशर बढ़ गया, मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर। बी बराबर होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, बी बराबर क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी बराबर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बी बराबर माइनस में डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन भी, बी बराबर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर डेल्टा पी, है ना, माइनस में डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन भी, ठीक है, डेल्टा भी अपॉन भी। अब आइए 31 नंबर हम बात कर रहे हैं। 31 नंबर में फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। और टेम्परेचर की हम बात करें तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पीवी बराबर एनआरटी। तो पीवी बराबर कांस्टेंट, एनआरटी कांस्टेंट है क्योंकि एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट के जगह पे पीवी बराबर के लिख दिए, डिफ्रेंशिएट कर देते दोनों साइड मेरे भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P इंटू वी है प्रोडक्ट रूल, तो P इंटू डी वी प्लस में V इंटू डी पी, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो P इंटू डी वी बराबर माइनस V इंटू डी पी, तो P इंटू डी वी के जगह पे डेल्टा वी भी लिख सकते, माइनस V इंटू डेल्टा पी, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा माइनस में डेल्टा P, P बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में डेल्टा P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो डेल्टा भी अपॉन भी, क्योंकि ये वाला भी तो फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ हम सेट किए। तो P बराबर डेल्टा माइनस में डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा भी अपॉन भी विच इज इक्वल टू B। तो हम यहाँ आपको बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से B बराबर P आ गया, मतलब आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। किसके बराबर, प्रेशर के बराबर। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होता है, याद रहे। आइसोथर्मल, है ना, जैसे याद है ना कि आपका कल होली है, ठीक है, और यार आज कितना है, आज की अगर हम बात करें 7:30 शाम का समय हो रहा है, 13 तारीख है और 3 मार्च, तो आपको पता है कि 14 को होली है, कुछ जगहों पे 15 को मनाया जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको याद रखना है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर, प्रेशर के बराबर। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर, प्रेशर के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कथा हो गया, अब कथा के बाद में थोड़ा सा इस कथा की भी शुरुआत किया जाए क्वेश्चन आंसर की। मेरे भाई एक्स एक्सिस में प्रेशर ले लेते हैं, है ना, और रंग बदल लेते हैं, होली का समय है, तो वाई एक्सिस में माइनस में डेल्टा पी इंटू भी अपॉन भी, डेल्टा भी, या हम इसी चीज को डेल्टा पी माइनस में डेल्टा पी, इस भी को इसके नीचे लिख दे डेल्टा भी अपॉन भी, एक ही बात है, या हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखें, ठीक है। यह जो लाइन है आइसोथर्मल का लाइन, क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होता है, हम बोल सकते हैं कि y बराबर x है, tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। और समझिए यहाँ y एक्सिस में माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा p इंटू भी, x एक्सिस में प्रेशर, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यह जो लाइन देख रहे हो इसी लाइन को बोला गया रेक्टेंगुलर, अगर नहीं याद है लिख लीजिए रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या हमने बोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कथा को शुरुआत करते हैं। 32 नंबर की आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बता दीजिए। आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेरे भाई आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, माइनस में डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा भी अपॉन भी बराबर
0। क्या हमने बोला मेरे भाई? तो हमने ये बोला कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर माइनस में डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा भी अपॉन भी बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम आइसोथर्मल नहीं था मेरे भाई, आइसोबारिक था, यहां मिस्टेक से हम आइसोथर्मल बोले, आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर माइनस में डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा भी अपॉन भी बराबर 0। तो बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोबारिक क्या हो गया? 0 के बराबर। और बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल क्या हो गया? प्रेशर के बराबर। आइसोबारिक वाला मेडिकल में पूछा था और आइसोथर्मल वाला एडवांस में पूछा था। ठीक है मेरे भाई, आने की संभावना रहती है, छोटा सा क्वेश्चन है तो ध्यान रखा जाए इसको कि आइसोबारिक में जो बल्क मॉडुलस आइसोबारिक 0 के बराबर मेडिकल का क्वेश्चन है, और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर प्रेशर। अच्छा, कैसे हो गया? आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट dp0 डेल्टा p0, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर प्रेशर। ठीक है, अगला समझिए, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है मेरे भाई? 1/b के बराबर होता है। क्या हमने बोल दिया? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? 1/b के बराबर। b क्या होता है मेरे भाई? 1/ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कोई पूछ रहा है कि भैया प्रेशर के टर्म में बता दीजिए। मेरे भाई b और p तो बराबर होता है ना आइसोथर्मल में, तो 1/b लिख लो या 1/p लिख लो, बात तो एक ही है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1/b या 1/p। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। थोड़ा सा फिर से रंग को बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए तो y एक्सिस में प्रेशर है और x एक्सिस में वॉल्यूम है, ग्राफ बनाना है। आइसोथर्मल में प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ क्या नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल हम पढ़ाए हैं मेरे भाई। ये इसमें से कितना सारा ग्राफ हम दोबारा तिबारा बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात है, और वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो कैसा ग्राफ होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर प्रेशर है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस में डेल्टा पी इंटू भी अपॉन डी भी बराबर प्रेशर। क्या ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, माइनस में डेल्टा पी इंटू भी अपॉन डेल्टा भी बराबर प्रेशर। अगर हम यहाँ बेटा स्लोप ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो थीटा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ अगर भाई हम स्लोप ड्रॉ करें, ठीक है, देखिए तो अगर मेरे भाई हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये जो थीटा आएगा, यह थीटा आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ से बोलना चाहेंगे कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व, यह किसके बराबर होता है? तो यह tan थीटा के बराबर होता है। क्या हमने बोला? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व बराबर tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या हुआ? dp अपॉन dv, यहाँ पे dp अपॉन dv, और dp अपॉन dv को माइनस p अपॉन v लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, चलिए आगे समझिए। अगला कहानी है आइसोथर्मल प्रोसेस, और हम इसमें बात कर रहे हैं फेज चेंज के बारे में। क्या हम बोल रहे हैं मेरे भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हमने बोला? आइसोथर्मल प्रोसेस, फेज चेंज। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ आया? सॉलिड लिखा हुआ है और सॉलिड से हम लिक्विड की तरफ चले गए। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं फेज चेंज। सॉलिड लिखा है, सॉलिड से लिक्विड में चले गए। क्या सॉलिड से लिक्विड में होली का रंग मिलाने के कारण मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया क्या? नहीं ना मेरे भाई, मेल्टिंग हुआ है। क्या हुआ है? सॉलिड मतलब बर्फ था, बर्फ से वो पिघल करके पानी बन गया, मेल्टिंग हुआ है। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर है। क्या हमने बोला? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट के बराबर है, फेज चेंज, आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, लिक्विड से गैस में चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? पटना से दिल्ली, अमेरिका। मेरे भाई लिक्विड है और गैस है। लिक्विड से गैस का मतलब क्या हुआ? पानी से भाप बनाना है, मतलब क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे, बॉयलिंग। टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसके बराबर है? बॉयलिंग पॉइंट के बराबर है। ठीक है, और समझ देखिए। तो आगे हम बात कर रहे मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर सिस्टम। जो हमारा आइस है ना, और आइस जो है मेल्ट करके पानी बन जाए। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर सिस्टम एट 273 केल्विन, और हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिए इस बात को समझ। लेट अस सपोज मेरे भाई यह सिस्टम है, और इस सिस्टम में क्या हो रहा है? मान लीजिए ना कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। एटमॉस्फेयर इस पे वर्क डन कर रहा है, और यहाँ पे वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इनिशियल में वॉल्यूम है VI, और जब बर्फ से क्या बन गया? पानी बन गया, तो फाइनल वॉल्यूम है VF। बर्फ था, बर्फ से पानी बन गया जब एटमॉस्फेयर वर्क किया। इस दोनों फिगर को अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे, प्यार से देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि बर्फ इतना था लेकिन पानी इतना हो गया। पानी घट गया है जब बर्फ पिघल गया है। तो इसी बात को हम ऐसे अगर आपको समझाएं, तो हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे, और वह बात यह बोलना चाहेंगे कि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। मेरे भाई फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और अगर यह बात भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वापस से देखिए वीडियो में। तो पहला वाला जो फिगर है मेरे भाई, ये वाला जो फिगर है पहला फिगर है, और ये वाला दूसरा फिगर है। पहला फिगर में हम जो है क्या रखे हैं? इनिशियल वॉल्यूम बर्फ रखा हुआ है। दूसरा फिगर में पानी बन गया है बर्फ, और पानी जब बना है तो वॉल्यूम उसका घट गया है। इसी बात को हम बोले कि फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज़्यादा है। और समझिए इस बात को, और समझिए। ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हो बेटा, रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर में पानी रखा हुआ है। दूसरा वाला जो सिस्टम देख रहे हो बालक, इस सिस्टम में क्या है कि इस पानी को फ्रीजर में रख दिए हैं। तो जब फ्रीजर में रखे हैं तो बर्फ बन गया, तो आप इसका लेवल देखेंगे तो लेवल इसका बढ़ गया है। मतलब हम यह बोलना चाह रहे हैं कि बर्फ से पानी बन रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, और पानी से बर्फ बन रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये बात हो गया। तो DW का मतलब क्या हुआ कि P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर इसको देखेंगे तो इसको अगर हम देखें पहला फिगर को, तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव। और जब भी मेरे भाई ऐसा आएगा तो DW का मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑन सिस्टम। DW मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम क्या हुआ? नेगेटिव। इस बात का क्या मतलब हुआ मेरे भाई? पॉजिटिव वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द आइस वाटर सिस्टम। एटमॉस्फेयर कैसा वर्क डन किया है? नेगेटिव की पॉजिटिव। मेरे भाई एटमॉस्फेयर पॉजिटिव वर्क डन किया है, और पॉजिटिव वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर ऑन द आइस वाटर सिस्टम। अच्छा, और समझिए कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीजेज आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेरे भाई कोई चीज़ बर्फ है, अब उस बर्फ को आप पिघला करके पानी बना दिए, तो बर्फ में जो आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज़्यादा था। अब वो पिघल करके पानी बन गया, तो जब पानी बन गया तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो यहाँ पे वीक हो गया। मतलब जो है पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा मेल्टिंग के बाद में वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो आइस इंटरनल एनर्जी जो है आइस वाटर सिस्टम का इंक्रीज कर जाएगा जब बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एटमॉस्फेयर का वर्क डन पॉजिटिव है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो लिख लीजिए यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर कैसा वर्क डन करेगा। तो एटमॉस्फेयर तो पॉजिटिव वर्क डन करेगा। सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव है बेटा, ध्यान रहे, बहुत बात बोल दिए। एटमॉस्फेयर तो पॉजिटिव किया ना, कैसे? बर्फ को पिघला के पानी बना दिया, एटमॉस्फेयर का वर्क डन पॉजिटिव है। सिस्टम का वर्क डन, फाइनल वॉल्यूम कम इनिशियल ज्यादा है, तो सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव है। तो यही है कहानी। और इसी के साथ मेरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हम आपका कर दिए हैं। ठीक है, एक बार अगर हम आपको सिलेबस दिखाएं तो मेरे भाई हम आपको आइसोथर्मल प्रोसेस दिखाना चाहेंगे। 12th वाला है ना, एक सेकेंड देखिए। तो अगर हम इसको देखें मेरे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर दिए, हीट कंप्लीट कर दिए, वर्क कंप्लीट कर दिए, इंटरनल एनर्जी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, सेकेंड लॉ अभी नहीं किए हैं, करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखना है। अगला हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। मेरे भाई अगले वीडियो में एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में करेंगे। फिलहाल आप सभी को हैप्पी होली। कल जो होली के दिन जो वीडियो आएगा वो वेव ऑप्टिक्स का वीडियो आ रहा है। अक्सर लोगों को वेव ऑप्टिक्स में दिक्कत होता है। किस पॉइंट को हम कवर किए हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर मेरे भाई? तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, 15 क्वेश्चन कराए हैं उस वीडियो में। मैक्सिमम इंटेंसिटी से रिलेटेड, मिनिमम इंटेंसिटी से रिलेटेड, फेज डिफरेंस से रिलेटेड, टाइम डिफरेंस से रिलेटेड, फेज एंगल से रिलेटेड, हर टाइप का क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, बस क्वेश्चन कराए हैं। और इंटरफेरेंस के बारे में कराए हैं, इक्वेशन लिए थे y1 = a1 sin ωt। तो ये वीडियो आपका आएगा कितने तारीख को? तो मेरे भाई 14 मार्च को आएगा सुबह में 6 बजे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा। तब तक फिलहाल इसको आप कंप्लीट कीजिए, थर्मोडायनामिक्स। अगला वीडियो जो आएगा वो एडियाबैटिक का आएगा। फिर से अगेन यार हैप्पी होली आप सभी लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।